हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब होता है एक व्यक्ति। व्यक्तिगत का मतलब है एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा। तो एक व्यक्ति क्यों सत्याग्रह करेगा 1940 में? ऐसी क्या परिस्थिति है? इसके पहले महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाते थे सत्याग्रह के, उसमें तो हजारों लाखों व्यक्ति शरीक होते थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ये? तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने बताया था, 1940 का समय है। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया और उस विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया। ब्रिटेन ने भारत को शामिल कर लिया क्योंकि भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था। तो उसने कहा भारत को भी हम युद्ध में शरीक कर रहे हैं और भारतीय सेनाओं को भी युद्ध में भेजना शुरू कर दिया। अब यहां पर आपने देखा था कि कांग्रेस में दो गुट हो गए। कांग्रेस में कुछ लोग चाहते थे कि इस युद्ध की परिस्थितियों में मौके का फायदा उठाया जाए, जैसे सुभाष चंद्र वगैरह। उन्होंने कहा मौके का फायदा उठाया जाए और क्यों ना सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाए, जिससे इस समय हमें आजादी आसानी से प्राप्त हो सकती है। लेकिन महात्मा गांधी इस पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी कहते थे कि युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, यह एक अनैतिक काम है, इसलिए हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन जनता यहां पर चाह रही थी कि कांग्रेस क्या कर रही है। अगर कांग्रेस कहती है कि हम युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो फिर वो मौन रूप से इस युद्ध में साथ दे रही है, यानी कि कांग्रेस को कुछ तो करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि सबने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हम शुरू करेंगे, ये सत्याग्रह ऐसा होगा जिसमें हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ब्रिटेन को इस युद्ध की परिस्थिति में कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। और हम ये भी मैसेज दे देंगे विश्व में कि इस युद्ध में भारत की जनता ब्रिटेन के साथ नहीं है, यानी कि हम इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे हैं। इसको हम साबित करेंगे अपने इस आंदोलन के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक एक सत्याग्रही को नियुक्त करेंगे, यानी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, कहा जाएगा ये व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। वो व्यक्ति अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ गांव-गांव की यात्रा करेगा और हर गांव में जाकर के वो भाषण देगा। भाषण में क्या बताएगा? वो हमारे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य बताएगा, और उद्देश्य यही है कि हम इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं हैं। यानी कि पूरे विश्व में हमको ये मैसेज पहुंचाना है कि इस समय ब्रिटेन का साथ भारत के लोग नहीं दे रहे हैं। इससे हमारे दोनों उद्देश्य हल हो जाएंगे। पहला उद्देश्य, हम जो विरोध करना चाहते हैं वो विरोध भी हो जाएगा, और दूसरा उद्देश्य, हम इस युद्ध में ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो हम कोई ऐसा कार्य ही नहीं करेंगे कि जिससे उसको दिक्कत हो। यानी कि हम अगर वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे, हड़तालें करने लगे, कानून तोड़ने लगे, टैक्स ना दो, लगान ना दो, इस प्रकार के बड़े बड़े कार्य करने लगे जिसमें हजारों लाखों लोग शरीक हो जाएंगे, तो फिर इससे ब्रिटिश सत्ता को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और इससे वो युद्ध में भारी दिक्कतों का सामना करेगा। तो गांधी जी ऐसा चाहते नहीं थे। अब देखिए, पूरा गांधी जी पे ही डिपेंड है उस समय नेतृत्व। तो गांधी जी ने यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि महात्मा गांधी स्वयं सत्याग्रही इसमें नहीं बने, यानी वो स्वयं किसी गांव में भाषण देने नहीं गए। इनका काम ये था कि ये सत्याग्रही का चुनाव करते थे। तो कौन कौन सत्याग्रही इसमें चुने गए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इसकी भूमिका को देखते हैं। तो 1939 में क्या हुआ? विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। विश्व युद्ध प्रारंभ, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। तो इस युद्ध के वजह से क्या हुआ? ब्रिटेन ने भारत को इसमें शामिल कर लिया। ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। आपको हमने बताया था बिना सहमति के कांग्रेस के युद्ध में शामिल कर लिया। इस वजह से क्या हुआ
भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने विरोध किया और ब्रिटेन जो लेकर के आया वो एक अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया। अगस्त प्रस्ताव इसलिए लाया ताकि भारतीय विरोध ना करें, क्योंकि भारतीयों का समर्थन ब्रिटेन को चाहिए था। इसलिए इस समय मजबूरी थी कि भारतवासियों को कुछ दिया जाए जो उनकी मांगे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे, इन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। कांग्रेस ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी में हम भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़वा देंगे। कांग्रेस ने इनकार कर दिया। इन्होंने जो भी इस अगस्त प्रस्ताव में रखा था, इसको कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। इसको पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। कांग्रेस ने इसे अस्वीकृत कर दिया और आपने देखा कि मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया। उसके अपने अलग कारण थे। मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस अगस्त प्रस्ताव में हमारे पृथक देश की बात नहीं की गई है। और आपने देखा था कि ये अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। देखिए, इन सब चीजों को आप कायदे से समझें। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लाया गया और मुस्लिम लीग ने अभी मार्च में, इसी 1940 के मार्च में इन्होंने लाहौर में अपना एक अधिवेशन किया और वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक पृथक राष्ट्र का सिद्धांत रखा गया और इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। हालांकि पृथक राष्ट्र का जो इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत रखा, यानी 2 राष्ट्र होने चाहिए, उसमें इन्होंने मुस्लिम के लिए पाकिस्तान राष्ट्र के शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन आगे चल करके पाकिस्तान ही वो राष्ट्र बना। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। तो अब इनका मानना था कि हम पाकिस्तान से कम, यानी अलग राष्ट्र से कम कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए इन्होंने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव में जो प्राविधान है वो ठीक नहीं है। वो देश को डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात हो रही है वो पुरानी मांग है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो एक जंग लगी कील के समान है, दरवाजे में लगी जंग लगी कील के समान है। तो इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव में कोई दम नहीं था और वास्तव में अगस्त प्रस्ताव में कोई दम था भी नहीं। तो ये जब अस्वीकृत हो गया तो कांग्रेस ने यहां पर व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यहां पर कांग्रेस ने, या गांधी जी आप कहें, कांग्रेस ने कहा कि हम व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और किसके नेतृत्व में होगा? ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगा। अब देखिए, कुछ चीजों को आप समझ लें यहां पर, क्योंकि हिस्ट्री में आगे बहुत सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा। अगस्त प्रस्ताव है, इसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा, बेबेल योजना, CR फार्मूला, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। हर एक योजना में घुमा फिरा करके वही सभी बातें आएंगी। तो हर एक चीज को अलग अलग से आपको रटना ना पड़े, इसलिए शुरुआत से ही चीजों को समझते चलिएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद में जो घटना हो रही है वो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन है और इसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा और फिर जो है क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने पर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन क्या था और कैसे इसको किया गया। आपने ये भी समझ लिया कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया है, क्योंकि बड़ा आंदोलन करने के पक्ष में महात्मा गांधी नहीं है, जबकि अभी 2 साल के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की अभी चालबाजी जो है वो और सामने आएगी। फिर गांधी जी भी राजी हो जाएंगे कि बड़ा आंदोलन करना चाहिए और फिर 42 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया जाएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? देखिए, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य पे बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय
युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है, खास करके कांग्रेस के साथ नहीं है। ये इस व्यक्तिगत सत्याग्रह उद्देश्य था कि हम यही करेंगे, और ये संक्षिप्त उद्देश्य था, यानी सीमित उद्देश्य थे इसके, सीमित उद्देश्य। कोई बहुत से उद्देश्य नहीं रखे गए थे कि हम वस्तुओं की होली जलाएंगे, हम मार्च करेंगे, कानून तोड़ेंगे, उपाधियां वापस करेंगे, नौकरियां छोड़ेंगे, हड़ताल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। सीमित उद्देश्य थे, बस एक ही उद्देश्य था कि हमको ये साबित करना है कि भारतीय युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। तो एक प्रकार से ये प्रतीकात्मक आंदोलन था। तो इसका तरीका क्या होगा, कैसे किया गया? तो इसमें क्या होता था, महात्मा गांधी सत्याग्रही को नियुक्त करते थे। इसमें क्या किया जाता था, गांधी जी सत्याग्रही को नियुक्त करते थे। कौन बनेगा सत्याग्रही, यानी पहला व्यक्ति कौन होगा, दूसरा कौन होगा, एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। गांधी जी सत्याग्रही को नियुक्त करते थे। कैसा आंदोलन होगा? पूर्ण अहिंसात्मक, कहीं भी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि चूंकि ये युद्ध का माहौल है, इसीलिए जहां भी इस आंदोलन को किया जाएगा तो पहले ही वहां पर सरकार को सूचित कर दिया जाएगा कि इस स्थान पर भाषण दिया जाएगा या मीटिंग की जाएगी। तो यानी कि जहां भी भाषण होना होता था सरकार को पूर्व सूचना दी जाती थी, जिला मजिस्ट्रेट को, सरकार को पूर्व सूचना। देखिए कितना गांधी जी का ये अनुशासित आंदोलन है कि हम आंदोलन भी कर लें और ब्रिटेन को यहां पर कोई दुविधा भी ना हो, कोई असुविधा भी ना हो। तो जहां भी भाषण होना होता था सरकार को पूर्व सूचना दी जाती थी। तो इसमें क्या करता था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रही होता था, व्यक्तिगत सत्याग्रही, इसको क्या क्या करना होता था, गांव गांव जाकर के भाषण, गांव गांव जाकर सरकार के विरोध में, सरकार के निर्णय, ये जो निर्णय इन्होंने किया युद्ध वाला, निर्णय के विरोध में भाषण देना होता था। एक ये काम होता था। दूसरा काम क्या करते थे, दूसरा काम ये करते थे, दिल्ली चलो का नारा देते थे। दिल्ली चलो का नारा, और इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन, यानी सबसे कहते थे कि आप दिल्ली चलो, सब लोग दिल्ली कूच करो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो आंदोलन। जब एक व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता था, जैसे मान लिया महात्मा गांधी ने विनोबा भावे से कह दिया कि आप सत्याग्रही हैं, तो जब एक व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता था तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आता था। यानी पूर्णतः अहिंसात्मक था। और एक सत्याग्रही के गिरफ्तार होने पर, एक सत्याग्रही के गिरफ्तार होने पर दूसरा उसका स्थान लेता था, उसका स्थान लेगा, ऐसा जो है निर्देश था। तो यहां पर एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो सब लोग। तो दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा गया था। और एक नारा यहां पर दिया गया, एक और नारा था, उसमें कहा जाता था एक न पाई, एक न पाई, पाई यानी उस समय की मुद्रा, पैसा, एक न पाई एक न भाई, एक न भाई, साम्राज्यवाद की यही लड़ाई, साम्राज्यवाद की यह लड़ाई। ये जो है, ये भी एक नारा इसमें बहुत फेमस हुआ था। तो इस प्रकार से ये आंदोलन की रूपरेखा थी कि एक एक व्यक्ति जाएगा, गांव गांव में भाषण करेगा
और अगर वो गिरफ्तार हो जाएगा तो उसकी जगह दूसरा हम नियुक्त करेंगे, वो व्यक्ति जाएगा। तो अब कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन नियुक्त किया गया? विनोबा भावे। विनोबा भावे के विषय में आप जानते हैं, इनको भारत का अध्यापक कहा जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक, और गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। विनोबा भावे के विषय में हमने पीछे भी आपको बताया था। इन्होंने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और जेल गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विनोबा भावे सबसे पहले किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो किया गया। अब ये दूसरा एक आंदोलन है जहां पे विनोबा भावे सक्रिय हुए। तो अब सबसे पहले किसको चुना गया? उसको कहा गया प्रथम सत्याग्रही। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले किस सत्याग्रही को चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही यहां पर थे विनोबा भावे। विनायक, इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। नरहरि भावे, इनको सबसे पहले चुना गया और इन्होंने यात्रा शुरू की 17 अक्टूबर 1940 से इन्होंने प्रारंभ की यात्रा। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 से। और कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक आश्रम था पवनार आश्रम, आश्रम से प्रारंभ किया इन्होंने। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे उत्तर होगा आपका। कहां से शुरू किया था? पवनार आश्रम से। ये विनोबा भावे का ही आश्रम था, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। विनोबा भावे के विषय में हमने आपको बताया कि विनोबा भावे को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, याद भी करेंगे आप इसे। विनोबा भावे को दो और नाम दिए जाते हैं। एक तो इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक, और इनको जो है गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, इनको माना जाता है। विनोबा भावे ने एक और आंदोलन चलाया था जिसको कहते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने ही चलाया था भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन 1951 में चलाया गया था, आजादी के बाद में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये भूदान आंदोलन क्या था, क्यों चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। इसके विषय में आप हमें बताएं। विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। जब समय आएगा तो इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, आप इसे बताएं ये क्या था। तो इन्होंने शुरू किया और ये गिरफ्तार कर लिए गए। जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांव-गांव जाकर के इन्होंने एक दो गांव में भाषण दिया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब दूसरे जो सत्याग्रही आए वो जनवरी 1941 में उन्होंने इसका दूसरा चरण शुरू किया और वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, व्यक्तिगत, यहां पे व्यक्तिगत शब्द रहेगा। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो सेकंड राउंड में आए जवाहरलाल नेहरू, इनका चुनाव किया गया कि अब आगे जो है आप शुरू करेंगे। और इन्होंने जैसे ही कमान संभाली इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी क्या हो गए? गिरफ्तार। और इसके बाद जो है सरदार पटेल आए, सरदार वल्लभ भाई
पटेल, ये भी गिरफ्तार हो गए। और इसमें जो है 20,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। कौन कौन से लोग? सरदार पटेल हो गए, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी भी जो है गिरफ्तार हुए, सरोजिनी नायडू, ये सभी जो है इस आंदोलन में हिस्सा ली, ये भी गिरफ्तार हुई। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, 20,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। इसमें जो भी समूह में चलते थे, संख्या बढ़ने लगी थी तो सब लोग गिरफ्तारियां देने लगे और 20,000 से अधिक लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस के सभी लोग इसमें शामिल थे। एमएन राय का गुट था, एमएन राय का गुट उसने साथ नहीं दिया, बाकी सभी वामपंथी भी इसमें शामिल हुए थे। एमएन राय कौन थे? एमएन राय के गुट के अलावा, गुट के अतिरिक्त सभी शामिल थे। सभी वामपंथी भी शामिल इसमें आंदोलन में शामिल हुए थे, एक नाम छोड़ करके। और सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान ने इस आंदोलन का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तो अंग्रेजों की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। तो वो कोटेशन आप लिखेंगे, सिकंदर हयात खान ने विरोध किया था। सिकंदर, इन्होंने प्रस्ताव बनाया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव इन्हीं ने लिखा था, सिकंदर हयात खान। इन्होंने विरोध किया इस आंदोलन का और इन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों की पीठ में छुरा मारने जैसा है। अंग्रेजों की पीठ में, इन्होंने कहा जिस समय वो लड़ रहे हैं उस समय आप आंदोलन कर रहे हो, तो यह अंग्रेजों की पीठ में छुरा मारने जैसा है, छुरा मारने जैसा यह आंदोलन, इन्होंने भी विरोध किया था। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा गया, उसका प्रस्ताव जो है सिकंदर हयात खान ने ही बनाया था। हालांकि वो रखा गया था, बाद दूसरे व्यक्तियों के द्वारा बनाया था इन्होंने। तो ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसके दौरान ही सरकार पर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा था, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अगस्त प्रस्ताव को तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा था कि वायसराय की परिषद में हम भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे। अब यहां पर वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा करके 8 कर दिया गया। यानी यह आंदोलन चल रहा था, इससे भी दबाव बना और अंग्रेजों ने एक और प्रयास किया इन्हों से कि किसी तरीके से भारतीय मान जाएं। तो एक और प्रयास किया। यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, नोट कर लें कि इस आंदोलन के परिणाम के स्वरूप क्या परिवर्तन किया था अंग्रेजों ने। देखिए धीरे धीरे चीजें बदल रहे हैं अंग्रेज, लेकिन अब ये सब प्रलोभन के रूप में ही कर रहे हैं। पहले जब यही चीज कही जाती थी तब नहीं करते थे। तो सरकार पर दबाव बढ़ गया, सरकार पर दबाव, एक तो युद्ध का दबाव है, दूसरा जो है यहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समर्थन। मुस्लिम लीग तो समर्थन कर रही थी युद्ध का, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से सरकार अब नए नए पैंतरे फेंक रही है। तो यहां पर क्या किया इन्होंने कहा कि जो वायसराय की परिषद है, वायसराय की कार्यकारिणी, उसमें 3 भारतीय होते थे, 3 भारतीय सदस्य की जगह अब 8 भारतीय सदस्य होंगे, भारतीय सदस्य। यानी कि अब जो है ये रेशियो हो जाएगा 5 + 8 बराबर 13। ये 5 अंग्रेज होंगे और 8 जो है इंडियंस होंगे। पहले ये रेशियो 5 + 3 था, टोटल 8 लोग होते थे, जिसमें 5 अंग्रेज होते थे, 3 भारतीय होते थे। अब इन्होंने कहा कि 3 भारतीय की जगह हम कितने,
8 भारतीय ले रहे हैं, तो 5 अंग्रेज और 8 टोटल 13 लोग हो जाएंगे। लेकिन इससे भी जो है भारतीय राजी नहीं थे और भारतीयों ने इसको भी अस्वीकृत कर दिया। यानी कि एक चीज स्पष्ट होती है जब विश्लेषण करेंगे आप, तो एक चीज यहां पर निकल के आ रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन बहुत ज्यादा दबाव में था और वो लगातार कोशिशें कर रहा था कि किसी प्रकार से भारत का पूरी तरीके से समर्थन हमें प्राप्त हो जाए। हर एक पार्टी का, लीग का समर्थन तो उसे मिला, लेकिन कांग्रेस जब तक समर्थन नहीं कर रही थी तब तक उसका दांव उल्टा पड़ रहा था, हर एक दांव। तो उसके लिए देखिए, अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि भारतीयों की संख्या को बढ़ाएंगे और बढ़ा भी दिया इन्होंने। यह आंदोलन चल रहा था, उसके बाद इन्होंने बढ़ा ही दिया, 3 से 8 कर दिया भारतीय सदस्य, टोटल 13 कर दिए परिषद में। लेकिन फिर भी अब भारतीय इन छोटी छोटी चीज़ों से राजी नहीं होने वाले थे, क्योंकि भारतीयों की एक स्पष्ट मांग हो गई थी कि अब हमको 2-3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, यहीं से इनकी यही मांगे हैं। कौन सी मांग कर दी थी? इन्होंने कहा था कि हमको अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करना है, यानी हमारी सरकार बना दीजिए। इसका मतलब है आप शक्ति का हस्तांतरण करिए, यानी पावर हमको ट्रांसफर करिए, सत्ता हमारे हाथ में दीजिए। और इस युद्ध के जस्ट बाद में हमको हमारा संविधान चाहिए और उस संविधान के लिए हमको अपनी संविधान सभा बनानी है, उसमें हम अपना संविधान निर्मित करेंगे और हमको पूरी आज़ादी चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप प्रॉमिस करते हैं तभी हम जो है इस युद्ध में आपका साथ देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रयास अंग्रेज कर रहे थे और जो भारत से मांगा जा रहा था वो नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये सब फेल होता जा रहा था उनका। अब जब ये भी पैतरा इनका नहीं चला तो फिर अब ये मजबूर हो गए। कई मोर्चों पर इनकी हार हो रही थी, जापान की जीत हो रही थी, जापान बढ़ता चला रहा था इंडिया की तरफ, तो ब्रिटेन कई मोर्चों पर हार रहा था। जापान की तरफ से भी कई मोर्चों पर ब्रिटेन की हार हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन सब साथियों ने ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाया कि आप कुछ भी करके ये जो भारत के विवाद का मामला है इसको सुलझाइए, कुछ भी करिए, नहीं तो फिर हमारी हार निश्चित है। तो विंस्टन चर्चिल ने मजबूर होकर के एक आयोग का गठन किया, यानी मिशन भेजा भारत में, क्रिप्स मिशन। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन, और कहा जल्दी से जाइए, और कुछ पॉइंट उन्होंने बनाए और भेज दिया भारत में कि जाइए और भारतीयों को राजी करिए। और वो सब वही प्रस्ताव थे जो अगस्त प्रस्ताव में रखे गए थे, उनको ही थोड़ा बहुत 19-20 करके बदल करके वो ले आए और वो भी असफल रहा। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिप्स मिशन में क्या क्या योजना वो लेकर के आए थे और भारतीयों ने उसका क्या जवाब दिया। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।